नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारा टॉपिक था प्रकाश, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रकाश की कुछ सामान्य गुणधर्मों के बारे में और प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए हमने वैज्ञानिकों द्वारा दिए कुछ सिद्धांत पढ़े थे, जैसे कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसमें प्रकाश को कण की भांति समझाया है। दूसरा सिद्धांत पढ़े थे हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, जिसमें प्रकाश को तरंग की भांति समझाया। तीसरा सिद्धांत था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, उसमें भी प्रकाश की तरंग प्रकृति को बताया गया। और अंत में पढ़ा था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में भी प्रकाश की कण प्रकृति का वर्णन किया गया। चारों सिद्धांत प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए असमर्थ रहे, जिसके कारण प्रकाश का प्रकृति को समझाने का एक नया सिद्धांत आया, और वो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति का। तो आज हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति और प्रकाश की घटना अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो देखिए, आज बात करते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। क्या होती है प्रकाश की द्वैत प्रकृति? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में एक वैज्ञानिक आए, लुईस डी ब्रोगली, जिन्होंने बताया एक सिद्धांत है जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार डी ब्रोगली ने प्रकाश की दो प्रकृति बताई, जिसमें पहली है कण प्रकृति और दूसरी प्रकृति है तरंग प्रकृति। डी ब्रोगली ने प्रकाश को कण व तरंग दोनों तरह से समझाया। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सामान्यतः कण के रूप में होते हैं, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में जब ये गतिशील होते हैं तो तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। क्या करेंगे? कण के रूप में होंगे और गतिशील अवस्था में तरंग की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक इसी प्रकार प्रकाश भी कण व तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की कण प्रकृति को समझाने के लिए कण को नाम दिया फोटोन। प्रकाश कणों को फोटोन कहा। फोटोन ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर ऊर्जा तो उपस्थित होगी, परंतु इसका कोई भार, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होगा। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि किसी भी कण में अगर द्रव्यमान होता है तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि हमने नीचे से कोई वस्तु फेंकी या कोई बॉल फेंकी, ऊपर की ओर कुछ दूरी जाएगी, उसके बाद पुनः पृथ्वी की सतह पर लौट जाती है। उसका कारण होता है पृथ्वी की ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल। और जब हम देखते हैं कि कोई टॉर्च से जब हम ऊपर की तरफ प्रकाश मारते हैं, ऊपर की तरफ प्रकाश किरण जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ ही गमन कर जाते हैं, कभी भी वापस लौटकर पृथ्वी सतह पर नहीं आती। इसके पीछे क्या कारण है कि प्रकाश फोटोन रूप में होता है, कण रूप में, फोटोन के रूप में होता है, जिसमें ऊर्जा तो होगी परंतु द्रव्यमान नहीं होगा। और जिस वस्तु में कोई द्रव्यमान नहीं होता, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर अप्रभावी होता है। तरंग रूप में बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, इनके बारे में हमने मैक्सवेल के सिद्धांत में पढ़ा था। थोड़ी सी और बता देता हूँ कि ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, क्योंकि इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है, जिससे लंबवत दोलन के कारण ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। और प्रकाश के परिचय में हमने पढ़ा कि प्रकाश बिना किसी माध्यम में निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो इस प्रकार लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को बताया। ये प्रकाश का यह सिद्धांत द्वैतवाद का जो सिद्धांत था, ये प्रकाश की प्रकृति को समझाने का एक सफल सिद्धांत रहा, क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा सभी प्रकाशिक घटनाओं का वर्णन किया जा सका और व्याख्या की जा सकती थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में। देखिए कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश के कारण।
जैसे कि प्रकाश के कारण एक होती है परावर्तन की घटना, एक होती है अपवर्तन की घटना, व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना, वर्ण विक्षेपण और ध्रुवण। ये कुछ प्रकाशिक घटनाएं हैं जिनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए एक प्रकाशिक यंत्र की आवश्यकता होगी जो होगा दर्पण। परावर्तन के साथ साथ हम दर्पण की भी जानकारी विस्तारित रूप से करेंगे। इसी प्रकार अपवर्तन जब पढ़ेंगे तो इसमें प्रकाशिक यंत्र जो होगा वो होगा लेंस। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं परावर्तन के बारे में और दर्पण के बारे में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए, जो भी आगामी क्लास होगी, उसकी सूचनाएं आपको मिल सके। तो बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। सबसे पहले बात है परावर्तन होता क्या है। परावर्तन का अर्थ होता है टकराकर वापस लौट जाना, टकराकर लौट जाना। इस घटना में जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उस पृष्ठ से टकराकर जिस माध्यम से आई थी वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे कि इसको एक चित्र की सहायता से देखिए। ये कोई माध्यम है, इससे प्रकाश किरण आपतित हुई, इसको दर्पण मान लो आप। इसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। नाम क्या होगा इसका? परावर्तक पृष्ठ। इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई और आपतित होने के बाद टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से आई थी। और परावर्तन की घटना को समझने के लिए हमें काल्पनिक रेखा मानते हैं, जिसे कहते हैं अभिलंब। आपने मैथ में पढ़ा हुआ कि किसी भी रेखा के लंबवत अगर लाइन खींची जाए तो उसे लंब कहते हैं। यहाँ पे जो हमने काल्पनिक रेखा मानी इसको कहेंगे अभिलंब। जो किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। किरण परावर्तक पृष्ठ की तरफ आएगी, इसे कहेंगे आपतित किरण। और जो टकराकर वापस लौट जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण हो गई, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश की इस घटना को हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने बचपन में किया करते थे कि सूर्य का प्रकाश जब आता था तो हम दर्पण की सहायता से उसका परावर्तन करते थे। सूर्य का प्रकाश आया, हमने दर्पण की सहायता से उस प्रकाश का कर दिया परावर्तन। नहीं करते जैसे दर्पण लेकर दूसरों के आंखों में प्रकाश डालते थे, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन ही कहते हैं। उसमें प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती थी। तो परावर्तन के बारे में समझ गए होंगे कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी तथा पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम में आएगी, इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अभिलंब क्यों डालते हैं? क्योंकि अभिलंब जो होता है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो मध्य की दूरी होती है इनको दो समान भागों में बांटेगा और एक कोण बनाएगा आपतित किरण के साथ, जिसे कहेंगे आपतित कोण आई, और एक कोण बनेगा परावर्तित किरण के साथ, इसे कहेंगे परावर्तन कोण आर। अब देखो, जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ये बिंदु कौन सा होगा? आपतन बिंदु। ये था प्रकाश की घटना। प्रकाश के दो नियम चलते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला नियम तो क्या होगा? हम चित्र से ही पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से नियम है। एक आप देख रहे होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही जगह पे इनका मिलन हो रहा है। तो इसी तरह से पहला नियम हम लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब,
तीनों एक ही तल में होंगे और एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। हम देख रहे हैं जैसा कि चित्र में कि ये है आपतित किरण, ये भी इस बिंदु पर, ये परावर्तित किरण ये भी इस बिंदु पर, और ये अभिलंब ये भी इसी बिंदु पर स्थित है। तो पहला नियम सिंपली होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। सेकंड नियम क्या कहता है, देखिए हमने देखा था कि अभिलंब दोनों ओर की दूरियों को बराबर भागों में बांट रहा था, तो कोण आई और कोण का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दूसरा नियम भी यही है कि आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई को कहते हैं आपतन कोण और कोण आर को कहते हैं परावर्तन कोण। तो सिंपली क्या बन जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होगा। ये था प्रकाश के परावर्तन की घटना और उसके कुछ नियम। अब देखिए हम परावर्तन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार का होता है परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है विसरित, इसे दूसरा नाम होता है अनियमित, विस्तृत या अनियमित, और सेकंड भाग होता है इसका नियमित या दूसरा प्रकार होता है नियमित। इनके बारे में बहुत ही इजीली तरीके से जानिए क्या होते हैं ये। सबसे पहले बात करें कि नियमित परावर्तन क्या होता है। तो नियमित परावर्तन का मैं चित्र बनाता हूं। नियमित परावर्तन में प्रकाश जो जिस परावर्तक पृष्ठ पे आपतित होगा वह परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल होगी। पृष्ठ कैसी होगी, बिल्कुल समतल। ठीक इसी के विपरीत अनियमित या विसरित में परावर्तक जो पृष्ठ होगी वो खुरदरी होगी। परावर्तक पृष्ठ कैसी होगी, खुरदरी होगी। अब देखिए तो कैसे समझेंगे, इसमें परावर्तक पृष्ठ समतल थी और इसमें कैसी है, खुरदरी। क्या होगा, पृष्ठ समतल और खुरदरी होने की वजह से क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। समतल सतह पे जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो प्रकाश पुंज होता है बहुत ही शक्तिशाली प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि प्रकाश से जब किरण आपतित होती है, किरण उत्सर्जित होती है, तो बहुत सारी किरण मिलकर एक प्रकाश पुंज का निर्माण करती है। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज आएगा और समतल दर्पण पे उसकी परावर्तन होने की घटना कंप्लीट होगी। तो जो लौटने वाली किरण होंगी, परावर्तित जो किरण होंगी, वो भी एक प्रकाश पुंज, शक्तिशाली प्रकाश पुंज के रूप में लौटेंगी। इससे हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी कि जितने दूरी इनकी आपतित किरणों की थी उतनी दूरी होती परावर्तित किरणों की होगी। विसरित परावर्तन में क्या होगा, जो सतह होगी खुरदरी वो प्रकाश किरणों को चारों ओर फैला देगी। परावर्तन के पश्चात देखो एक किरण इस दिशा में जा रही है, एक किरण इस दिशा में, एक किरण ऊपर की तरफ जा रही है। तो विसरित परावर्तन में प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल जाती है जिससे सतह चमकीली नहीं दिखाई देती है। नियमित परावर्तन का उदाहरण देख सकते हैं हम दर्पण पे। दर्पण पे जब परावर्तन की घटना करेंगे तो दर्पण की सतह बहुत ही चमकदार दिखाई देगी और प्रकाश किरण होंगी वो बहुत ही शक्तिशाली रूप से हमारे आंखों की तरफ जाएंगे, बहुत ही तीव्रता के साथ आती है। ठीक इसी प्रकार विसरित में देखें तो दीवार होती है हमारे मकानों की, वो भी एक तरह से परावर्तन का कार्य करती है। दीवार कैसी सतह है, खुरदरी सतह, अतः इस सतह से परावर्तित होने वाला प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है, जिसके कारण यह सतह चमकीली नहीं दिखाई देती। तो विसरित परावर्तन में सतह कैसी होगी, खुरदरी, और नियमित परावर्तन में सतह होगी समतल। ये थे परावर्तन के प्रकार। अब देखिए परावर्तन की घटना में प्रकाश के कौन कौन से गुण प्रभावित होते हैं। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कि यहाँ से प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि परावर्तन से अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ के चांस लगभग 90% चांस होते हैं प्रश्न आने के। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश का कौन सा गुण परिवर्तित होता है, ऑप्शन आ गई प्रकाश का वेग,
प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवृत्ति, और ऑप्शन एक आ गया तरंग दैर्ध्य। अब आप क्या करेंगे, किस तरह सोल्व करेंगे इसको? देखिए, प्रकाश का वेग, तीव्रता, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, इन चारों गुणों में से कौन सा गुण तो परिवर्तित होगा और कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए, वेग जो होता है वो रहता है अपरिवर्तित, क्योंकि प्रकाश की किरण जिस वेग से आपतित होती है वह उसी वेग से परावर्तित हो जाती है। आवृत्ति होगी वो भी अपरिवर्तित रहेगी। प्रकाश की जितनी आवृत्ति आपतित किरण की होती है उतनी ही आवृत्ति परावर्तित किरण की भी होगी। तीसरी बात करें तरंग दैर्ध्य, तो ये भी अपरिवर्तित रहती है। तो प्रकाश के इन तीनों गुणों में कोई सा भी गुण परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित होती है प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता परिवर्तित होगी। तीव्रता को हम तेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या करता है, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो यह सतह प्रकाश के कुछ तेज कुछ तीव्रता का कर लेती है अवशोषण, जिसकी वजह से परावर्तित किरण होती है उसकी तीव्रता आपतित किरण से कम होगी। इसको हम उदाहरण से समझे तो सूर्य से आने वाली किरणों की जब तरफ हम देखते हैं तो हम बहुत कम समय तक देख पाते हैं, और जब उन किरणों को दर्पण पे परावर्तित कराते हैं तो हम दर्पण की सहायता से उन किरणों को बहुत ज्यादा देर तक देख सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता में कमी आएगी। अब देखिए, ये हो गए प्रकाश की परिघटना, परावर्तन के कुछ सामान्य जानकारी, परावर्तन के नियम हो गए। अब बात करते हैं परावर्तन के उपयोग। दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं परावर्तन के? क्या क्या उपयोग होंगे? पहला उपयोग होगा वस्तुओं का दिखाई देना। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से चर्चा की कि कोई भी प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह वस्तु उन किरणों का करती है परावर्तन, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। दूसरी बात, वस्तुओं का रंगीन दिखाई देना। रंगीन दिखाई देना, इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो वस्तु जिस रंग की होगी वह उसी रंग का परावर्तन करेगी और उसी रंग की दिखेगी। तीसरी, ग्रहों का चमकदार दिखाई देना। देखिए, हम रात्रि के समय में देखते हैं कि जो शुक्र और मंगल ग्रह होते हैं ये हमें चमकीले तारों के रूप में दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण होगा? जैसे कि सौरमंडल का केंद्रीय तारा होता है सूर्य, इसके चारों ओर सारे ग्रह होते हैं, तो इसके सूर्य का जो प्रकाश होगा जिस तरह पृथ्वी पर आता है उसी तरह सभी ग्रहों पर आपतित होगा। जैसे कि शुक्र, पृथ्वी से हम शुक्र ग्रह को देख पाते हैं और शुक्र ग्रह हमें रात को चमकता हुआ एक लाल रंग का तारा से दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जिस तरह पृथ्वी पर आता है उसी तरह शुक्र ग्रह पे भी जाएगा, और ये ग्रह किरणों का करेगा परावर्तन, और ये परावर्तित किरणें पृथ्वी तक आती हैं जिनसे हमें ग्रह चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बात हो गई ग्रहों का चमकदार दिखाई देना किस घटना के कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। चौथा उपयोग होता है वस्तुओं का कम या ज्यादा चमकदार दिखाई देना। कुछ वस्तुएं हमें बहुत चमकदार दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं बिल्कुल भी चमकदार दिखाई नहीं देती। इसका कारण होता है प्रकाश का परावर्तन। हम इसको देख सकते हैं कि जो सतह खुरदरी होगी वो हमें कम चमकदार दिखाई देगी, जैसे कि अपने घरों की दीवारें, और जो सतह समतल होगी वो हमें अधिक चमकदार दिखाई देगी। जैसे कि दर्पण को हम प्रकाश स्रोत के सामने करेंगे तो उसकी पृष्ठ बहुत ही चमकीली दिखाई देती है। या फिर हम एक उदाहरण और देखें कि जो हमारे घर में जो बाइक होती है, बाइक की जब सर्विस करवाते हैं तो अंत में जो मैकेनिक होता है उसके ऊपर एक पॉलिश रगड़ता है,
जिसके कारण बाइक की चमक बढ़ जाती है, हमें बहुत ही चमकदार नई जैसी दिखने लगती है। तो उस पॉलिश ने ऐसा क्या किया बाइक के ऊपर, तो पॉलिश जो बाइक की जो सतह थी उसको समतल बनाया, सतह को समतल बनाने का कार्य करती, जिसके कारण परावर्तन की कौन सी घटना होगी, नियमित परावर्तन की। और नियमित परावर्तन में वस्तुएं अधिक चमकदार दिखाई देती हैं। पहले बाइक को जब धुलाई नहीं करवाई थी तब इतनी चमकदार नहीं दिखाई देती, क्योंकि बाइक का जो भाग था वो एक तरह से विसरित पृष्ठ के रूप में काम कर रहा था, जो कि प्रकाश किरणों को चारों ओर फैला रहा था। इसके बाद में एक और उदाहरण देखिए हमारी महिला शक्ति का। महिला शक्ति, अब मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है, इनको भगवान पे भरोसा रहा ही नहीं है, ईश्वर पे तो भरोसा है ही नहीं। हम नहीं कहते कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, परंतु इनको भरोसा नहीं है। अरे ईश्वर ने जो रंग रूप दे दिया वो अच्छा ही दिया होगा, हमारे साथ भेद थोड़ी करेगा। पर महिलाएं क्या करती हैं, अपने चेहरे पर मेकअप, हम शादी पार्टी में देखते होंगे कि महिलाओं का चेहरे पर एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही चमक दिखाई देती है। उसका कारण क्या होता है, मेकअप का पाउडर। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम मेकअप करते हैं चेहरे पे तो चेहरे के जो त्वचा होती है उस पे रोम छिद्र पाए जाते हैं, रोम छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से पसीना बाहर की तरफ निकलता है, शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है। ये पाउडर क्या करेगा, उन रोम छिद्रों को बंद कर देता है, सतह को एकदम समतल। पहले छिद्र थे इसलिए सतह खुरदरी थी, अब सतह चेहरे की सतह बिल्कुल समतल हो गई, जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा, प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा और सतह अधिक चमकदार, यानी कि चेहरे पे एक चमक दिखाई देगी अलग सी। तो यही कारण होता है कि महिलाओं का चेहरा मेकअप करने के बाद क्यों चमकता है, पुरुषों का चमकता है, लेकिन मेकअप के बाद चेहरा क्यों चमकता है, वो कारण होता है कि जो छिद्र होते हैं जो कि खुरदरी सतह का काम कर रहे थे बिल्कुल समतल हो जाते हैं उस पाउडर की वजह से, जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है और चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बारे में हम वैसे तो बायोलॉजी में देखेंगे, क्योंकि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं कि मेकअप करने से चेहरे पर त्वचा जो रोग होते हैं जैसे कि फोड़े, फुंसी, कील मुहासे होते हैं, उसका कारण मेकअप भी होता है, क्योंकि मेकअप का पाउडर जो होगा वो हमारे रोम छिद्रों को बंद कर देगा, जिससे पसीने का उत्सर्जन नहीं हो पाता और पसीना जो है वो तरल से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तरल से कैसे, ठोस रूप में, जो कि कील मुहासों के रूप में बाहर निकलता है। तो त्वचा को इन रोगों से बचाने के लिए मेकअप नहीं करना चाहिए। तो ये थे परावर्तन के कुछ उपयोग। हमने परावर्तन की घटना पढ़ी, उसके नियम पढ़े, उपयोग पढ़ लिए। अब हम परावर्तन को विस्तार से समझने के लिए तो प्रकाशी के अंतर था दर्पण, उसके बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण, दर्पण सबने देखा है, क्योंकि हमारे घरों में जो चेहरा देखने का आईना होता है वो एक तरह से दर्पण का ही कार्य करता है। होता क्या है दर्पण, जब किसी कांच की पट्टी का पर, मान लो कोई कांच की पट्टी का है तो उस पर पॉलिश नहीं करे तो आर पार दिखता है, परंतु जब उस पर रजत पॉलिश कर दी जाए, क्या कर दी जाए, रजत पॉलिश। रजत पॉलिश क्या होती है कि पहले तो हल्की सी चांदी की परत चढ़ाई जाएगी, उसके बाद में रेड ऑक्साइड, चांदी की परत चढ़ाने के बाद में रेड ऑक्साइड का लेपन किया जाता है, जिसकी वजह से वह कांच की पट्टी का एक तरफ से तो पॉलिश कर दी जाएगी और दूसरी तरफ से परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है, यानी कि प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है। तो इसे कहेंगे हम दर्पण। देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकारों की बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक होते हैं समतल और दूसरे होते हैं गोलीय। ये समतल हो गए और ये होंगे गोलीय। दो प्रकार के दर्पण होंगे, एक समतल दूसरा गोलीय। समतल दर्पण क्या होते हैं, जिनकी परावर्तक पृष्ठ समतल हो। क्या, परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसे दर्पण कहलाएंगे, समतल दर्पण। क्या होता है, कांच की
बिल्कुल समतल पट्टिका पे एक तरफ रजत पॉलिश करते हैं, जिससे दूसरा सिरा परावर्तन की घटना को पूरी करता है तथा प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। तो ऐसा दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण। इधर बात करें गोलीय दर्पण की, तो जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है वह दर्पण कहलाता है गोलीय। तो गोलीय दर्पण एक बहुत बड़े गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे ये कोई कांच का गोला है, इसके इतने से भाग को काटकर इसका निर्माण किया जाता है, दर्पण का निर्माण किया जाता है। और यह दर्पण कैसा कहलाएगा? गोलीय। क्योंकि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ तो कैसी होगी? गोलीय होगी। इसके एक तरफ पॉलिश कर दे और दूसरी पृष्ठ करे परावर्तन का कार्य, तो दर्पण कैसा कहलाएगा? गोलीय। जब इनके बारे में हम गोलीय दर्पण के बारे में जब बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं परावर्तक पृष्ठ समतल होगी, कैसे कहलाएंगे? समतल दर्पण। तो अध्ययन करते हैं समतल दर्पण के बारे में। परिभाषा हमने देखी कि जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाएगा। अब इसकी प्रकृति और गुणधर्म और प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण सामान्य तौर पे अपने घर पे होता है, जो आईना होता है वो एक तरह का समतल दर्पण होता है। तो जब हम इसमें अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा उतने ही आकार का बनता है जितना हमारे चेहरे का आकार होता है। अर्थात कुछ इस तरह से समझेंगे कि मान लो ये कोई दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु खड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने वस्तु के साइज जितना ही बनेगा, एक भी। अब देखिए खुद इस वस्तु को इस तरह बनाएंगे, इसके बाद में बताएंगे क्यों बनाया इसको ऐसा। ये दर्पण वस्तु का लेफ्ट भाग है और ये है राइट भाग। कौन सा? ये लेफ्ट और ये राइट। यहाँ भी ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अब देखिए दर्पण के बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनेगा दर्पण में? सबसे पहली बात तो जैसे मान लो h ऊंचाई की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी h ऊंचाई का बनेगा। यानी कि पहली बात तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान ऊंचाई का। जितनी ऊंचाई वस्तु की होगी उतनी ही ऊंचाई होगी प्रतिबिंब की। दूसरी बात कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। अरे वास्तव में नहीं बनता, क्योंकि हमें हमारे छायाचित्र का आभासी होता है, कभी वास्तव में से पर्दे पर भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। तो समतल दर्पण में भी आभासी और सीधे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। पहली बात पड़ेगी जितनी ऊंचाई होगी उतना ही बनेगा। दूसरी बात आभासी और सीधा बनेगा। तीसरी बात करें कि यह वस्तु दर्पण से जितनी दूर, जैसे मान लो ये d दूरी पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से d दूरी पर ही बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? d दूरी पर। यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी वह दर्पण भी प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर। तो तीसरा गुण क्या होगा? समान दूरी पर बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी है वह उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे कि ये वस्तु d दूरी पर थी तो प्रतिबिंब भी d दूरी पर ही बन रहा था। तो समान ऊंचाई का होगा, आभासी और सीधा होगा, समान दूरी पर बनेगा। तीसरी बात करें कि पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन वस्तु का क्या हो जाएगा? पार्श्व परिवर्तित हो जाएगा। क्या होता है पार्श्व परिवर्तन? कि वस्तु का लेफ्ट भाग तो राइट की तरफ दिखेगा और राइट भाग लेफ्ट भाग की तरफ। लेकिन राइट भाग में हमने जो ये बनाया था ये अब हमें लेफ्ट भाग में नजर आ रहा है। जैसे हम दर्पण में देख सकते हैं हमारा लेफ्ट भाग राइट और राइट भाग लेफ्ट की तरफ। तो इस घटना क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन। पांचवा गुण क्या होगा? कि अगर वस्तु हम दर्पण की ओर जैसे विवेक से जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी हमारी तरफ विवेक से आएगा। समान वेग से गति होगी। और सापेक्ष वेग की अगर बात करें, सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा? v, क्योंकि v वेग इसका है और v वेग इसका है। दोनों वेगों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा सापेक्ष वेग v। क्योंकि जब वस्तुएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उनका सापेक्ष वेग ज्ञात करने के लिए दोनों वस्तुओं के वेगों को जोड़ देते हैं। जैसे कि हम समझे कि ये कोई गाड़ी है जिसमें हम बैठकर यात्रा कर रहे हैं। ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और एक गाड़ी सामने से आई, ये भी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो जब
गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इनकी चाल हमें ऐसे लगती है जैसे कि एवरेज 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ये क्या था? इन दोनों गाड़ियों का सापेक्ष वेग था। हमें क्यों महसूस हुआ सापेक्ष वेग? डबल वेग महसूस हुआ क्योंकि 40 इसका और 40 इसका, दोनों को जोड़ने पर इसका सापेक्ष वेग होगा वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही कारण है कि जब वस्तु विवेक से जाएगी तो प्रतिबिंब भी विवेक से आएगा और सापेक्ष जो वेग होगा वो होगा तो भी वेग होगा। ये थी सामान्य समतल दर्पण की कुछ सामान्य जानकारी, इनके बारे में हमने यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस होते हैं बजाय गोले दर्पण के। अब बात करेंगे हम गोले दर्पण के बारे में। इसके उपयोग भी पूछ लेता है तो इसका सामान्य का एक ही उपयोग होता है समतल दर्पण का, वो होता है रंगीन चेहरा देखने के लिए आईने के रूप में। तो अब बात करेंगे हम गोले दर्पण के बारे में। क्या होते हैं गोले दर्पण? गोले दर्पण देखिए, हमने बात किया गोले दर्पण क्या होते हैं जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोले हो। परावर्तक पृष्ठ कैसी हो? गोले हो और एक बहुत बड़े गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक पृष्ठ पर या एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। तो गोले दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक होगा उत्तल और दूसरा होगा अवतल। उत्तल दर्पण क्या होंगे? जैसे मान लीजिए गोले का कटा हुआ भाग है और अंदर की तरफ इस पे कर दी जाए रजत पॉलिश, अंदर की तरफ क्या कर दे? रजत पॉलिश। तो इस अवस्था में जो दर्पण होगा उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में बात करें, ये गोले का कटा हुआ भाग है और इसके बाहर की तरफ अगर पॉलिश कर दे तो ये कैसा होगा? अवतल। देखिए परिभाषा देखते हैं, जिसकी उभरा हुआ भाग है, जिसका उभरा हुआ भाग इसका कार्य करे परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे वह दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। यह दर्पण प्रकाशने वाली प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का। तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम होता है अपसारी दर्पण। क्या होगा? अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, जिसके कारण इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। दूसरा नाम क्या होगा? अभिसारी दर्पण। उत्तल को अपसारी कहेंगे क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है और अवतल को कहेंगे अभिसारी क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। तो दर्पण के बारे में पढ़ा हमने। गोले दर्पण के दो प्रकार के होंगे, उत्तल और अवतल। उत्तल किरणों को फैलाएंगे इसलिए अपसारी और अवतल किरणों को एकत्रित करते इसलिए अभिसारी। देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि ऐसा दर्पण या ऐसा गोले दर्पण जिसकी अंदर की पृष्ठ, अंदर वाली पृष्ठ क्या करे? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, दर्पण कैसा कहलाएगा? अवतल। और यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो समतल दर्पण हो गए, गोले दर्पण हो गए। समतल दर्पण में हमने प्रतिबिंब निर्माण में देख लिया था कि कैसा वस्तु की इमेज या प्रतिबिंब कैसी हो रही है। अब बात करेंगे हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, या उसके पहले हम गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। देखो क्या क्या होंगी परिभाषा। पहले तो हम दर्पण बनाते हैं, गोलीय दर्पण। देखो इसका अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है इसलिए ये तो कैसा होगा? अवतल। कैसा होगा? अवतल। दूसरा दर्पण इधर बनाएगी, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा इसलिए यह दर्पण होगा उत्तल। अब देखिए इनकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। पहली परिभाषा है कि द्वारक। द्वारक क्या होता है? सामान्यतः द्वारक गेट, तो इनका गेट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा लगभग। परिभाषा क्या होगी? इसको एन बिंदु नाम दो, इसको एन बिंदु। तो द्वारक क्या होगा? एन। परिभाषा क्या होगी? दर्पण के परिसीमा के व्यास को, परिसीमा यानी कि अंतिम सीमा इसकी ये है और इसकी ये है, इन दोनों के व्यास को हम देखते हैं कि आधी दूरी तो होती है त्रिज्या और डबल दूरी हो जाती है
व्यास, तो परिसीमा के व्यास को तो क्या कहेंगे, द्वारक से चित्र में एम एन की सहायता करता है। इस दर्पण में बात करते हैं, इस दर्पण का द्वारक ये होगा, ये बिंदु एम है और ये बिंदु एम है। पहली परिभाषा द्वारक की। दूसरी बात करते हैं ध्रुव के बारे में कि ध्रुव क्या होता है दर्पण में। तो देखो, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है जिसे पी से व्यक्त करते हैं, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो किसे व्यक्त किया है, पी से, यहाँ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। परिभाषा क्या हो जाएगी, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु ये है, जिसे पी से व्यक्त करते हैं और ध्रुव नाम देते हैं। क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव पी कहलाता है। तीसरी बात करें वक्रता केंद्र सी के बारे में। वक्रता केंद्र सी क्या होगा, हमने देखा कि गोले दर्पण, गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, जैसे माना कि ये दर्पण इस गोले का कटा हुआ भाग है, ये पूरा गोला था, इसमें ऐसा भाग काट के हमने दर्पण बनाया, तो इस गोले का जो केंद्र होगा, केंद्र बिंदु होगा, उसे कहेंगे वक्रता केंद्र। इसे सी से व्यक्त करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होगा, जिस गोले दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का कटा हुआ भाग क्या होगा, गोले का कटा हुआ भाग। इधर बात करें, ये तो होगा ध्रुवी, ये कुछ इस प्रकार के गोले से कटर बना है, तो इसका केंद्र बिंदु जो होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र सी। तो उत्तल में वक्रता केंद्र सी दाईं ओर होगा और अवतल में वक्रता केंद्र सी बाईं ओर होगा। इसके बाद बात करते हैं 4 नंबर पे मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष भी कहते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी, वक्रता केंद्र सी और पी को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, सी व पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। इसमें ये होगा मुख्य अक्ष, क्योंकि ये बिंदु पी है और ये सी है, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसके बाद बात करें 5वीं परिभाषा, मुख्य फोकस। क्या होगा मुख्य फोकस, कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये प्रकाश किरण है, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वह बिंदु ही मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा, मुख्य फोकस है। ये तो था अवतल दर्पण में जो वास्तव में काटती है, और उत्तल दर्पण में किरण काटती हुई प्रतीत होगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, उत्तल दर्पण है, प्रकाश किरणों को फैलाएगा। इधर तो काट नहीं सकते, तो ये काटती हुई प्रतीत होगी लगभग। देखिए ये प्रकाश किरण और ये नीचे काटती हुई प्रतीत होगी। तो ये होगा दर्पण का मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र, ध्रुव और द्वारक। अब बात करते हैं मुख्य फोकस से ध्रुव पी के मध्य की दूरी। तो दर्पण में जितनी भी दूरियां हम मापेंगे वो ध्रुव पी से मापेंगे। पहले तो एच से पी के मध्य की दूरी, एच से पी के मध्य की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी को एच लिखते हैं, क्या होगी, पी व एच के मध्य की दूरी। देखो ये पॉइंट पी है और ये एफ है, इनके मध्य की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, जिसे छोटे एफ से, स्मॉल एफ से व्यक्त करेंगे। दूसरी बात करें वक्रता त्रिज्या, ये 5 नंबर परिभाषा, 6 नंबर होगी है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी के मध्य की दूरी ये होगी। वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से व्यक्त करते हैं। तो सी व पी के मध्य की दूरी क्या होगी, सी व पी के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या आर। इसमें देखें एफ व पी के मध्य की दूरी फोकस दूरी, सी और पी के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं, जैसे ये कोई वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने, ये वस्तु रखी है, तो वस्तु से ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है
इसे कहते हैं बिंब दूरी, और इसे व्यक्त करते हैं u से। तो r की परिभाषा क्या होगी? बिंब दूरी, जिसे u से व्यक्त करते हैं, क्या होगी? वस्तु से p के मध्य की दूरी। यहाँ पे जैसे वस्तु है तो इसमें यहाँ से यहाँ के मध्य की दूरी हो जाएगी बिंब दूरी, जिसे u से व्यक्त किया है। अंतिम बात करें प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को b से व्यक्त करते हैं। जैसे ये वस्तु की इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो ध्रुव p से और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी। तो p से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, मध्य दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी, जिसे v से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गई दर्पण की परिभाषा। पहली द्वारक परिसीमा दिवास को कहेंगे, ध्रुव परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को जिसे p से व्यक्त किया। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र जिसे p से व्यक्त करते हैं। चौथा पड़ा मुख्य अक्ष, C और P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस है। उसके बाद में पढ़ा फोकस दूरी है, तो मुख्य फोकस से ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। नेक्स्ट पढ़ा हमने वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C से P के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। बिंब दूरी, वस्तु से ध्रुव के मध्य की दूरी कहलाएगी बिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी के बारे में पढ़ा, प्रतिबिंब से ध्रुव P के मध्य की दूरी प्रतिबिंब दूरी। बिंब दूरी को u से और प्रतिबिंब दूरी को v से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गई गोलीय दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध, क्या संबंध होगा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से उदाहरण पे आ सकते हैं। एफ तो क्या होगी? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या एफ और आर के मध्य संबंध, क्या संबंध होगा इन दोनों के मध्य? हमने देखा दर्पण में यहाँ पे तो था मुख्य फोकस है और यहाँ था वक्रता केंद्र C। तो F ये बिंदु ध्रुव P था, F से P के मध्य की दूरी तो P फोकस दूरी है, और C से वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी P वक्रता त्रिज्या R। इन दोनों के मध्य क्या संबंध हम देख सकते हैं? जो R दूरी है वो लगभग F की दोगुनी है, तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी F से, फोकस दूरी F की दोगुनी होती है। इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या R और किसके बराबर होगी? फोकस दूरी F की दोगुनी के बराबर होगी। तो R किसके बराबर होगी? 2F के बराबर, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी जिसे व्यक्त करते हैं छोटे f से, वक्रता त्रिज्या R की आधी होगी। दोनों एक ही बात है। जो फोकस दूरी f है वो R की क्या होगी? ये दूरी इतनी, इससे दोगुनी, तो ये इस दूरी की आधी तो होगी। इसे हम लिख सकते हैं f बराबर R/2। यहाँ से देख लेंगे दो का क्या पक्षांतरण, ये भागने का एक राइट डिवीजन हो गई गुणा, तो f बराबर R/2 के बारे में। ये हो गई परावर्तन की कुछ घटना दर्पण के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।